नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक ऐसे ज्योतिषीय विषय पर चर्चा करने हेतु आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जिसे मेरे ज्योतिष के जो दर्शक हैं, जिनकी ज्योतिष में रुचि है, उनके लिए ये बेहद खास होने वाला है। उन्हें ये जानना चाहिए, क्योंकि यदि आप जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो इस विषय को तो आप आज ही याद कर लीजिए, कंठाग्र कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, ये तो सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली का सबसे जो बलवान ग्रह और जो भाव है वो लग्न है और लग्नेश है। पूरी कुंडली के अच्छे और बुरे होने का प्रभाव लग्न, लग्नेश और लग्नगत ग्रह पर टिका हुआ है। हम जब भी किसी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो एक कमोबेश सारा दारोमदार लग्न, लग्नेश और लग्नगत ग्रह पर ही टिका होता है। जन्म कुंडली में राजयोग खूब हो परंतु लग्नेश अस्त, मृत या अंश बल से कमजोर हो तो जातक को उन राजयोगों का प्रभाव नहीं मिल पाता। इसका सीधा सा अर्थ है, भाई क्यों नहीं मिल पाता? प्रश्न आप उठाएंगे कि क्यों नहीं मिल पाता। बस इसका सीधा सा अर्थ है कर्म। कर्म और आकांक्षा, ये दोनों ही इस बात से जुड़े हुए हैं। यदि जन्म कुंडली में लग्नेश बलवान होंगे, लग्न बलवान होगा, तो जातक के मन में चाहत जगेगी। फिर वो जब चाहत उसके मन में, हमने किसी चीज को देखा, हमने किसी के पास गाड़ी देखी, किसी के पास घर देखा, किसी के पास बंगला देखा, हमें क्या पड़ा है, हम जहां हैं झोपड़ी में, हमारे लिए तो वही स्वर्ग है, बात खत्म। एक फकीर की कुंडली में कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका लग्न और लग्नेश उसका कैसा है। मैंने पूर्व में भी बताया था कि संभव है मैं उसकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव को देखूंगा, मैं उसके लग्न और लग्नेश को कभी नहीं देखूंगा। हां, एक ऐसा भी पॉइंट है कि शायद फकीर की कुंडली में भी मुझे लग्नेश देखने की इच्छा इसलिए जागृत होगी कि संभव है कि लग्नेश यदि बलवान हुआ तो आकांक्षा जगेगी और उस आकांक्षा को प्राप्त करने के लिए हम आम सभी जो लोग हैं वो दौड़ जाते हैं। संभव है कि फकीर की कुंडली में अगर लग्नेश बली न हो, कमजोर हो, तो भाई फकीर होने के बावजूद उसके मन के किसी न किसी कोने में तो ये जगेगा कि भाई मुझे भी तो चाहिए होगा, भले वो उसके लिए प्रयत्न न करे पर चाहत तो जगेगी। जन्म कुंडली का जो लग्न है ये हमें हमारे व्यक्तित्व के बारे में बताता है। और जब हमारे मन में किसी चीज को हम जब देखते हैं, घर, गाड़ी, बंगला, तो हम उसे पाने के लिए लालायित हो जाते हैं। हमारे मन में उसके प्रति आकांक्षा जागृत होती है। और जैसे ही आकांक्षा जागृत होती है तो हमें पढ़ाया गया है, हमें बताया गया है कि कर्म से ही सब कुछ प्राप्त होता है। ज्योतिष भी इसी बात की पुष्टि करता है कि कर्म से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। सो हम उसे पाने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। अब एक प्रश्न खड़ा होगा आप लोगों के मन में कि जिसकी जन्म कुंडली में मान लिया जाए लग्न और लग्नेश कमजोर हो और ऐसा जातक खूब प्रयत्न करे, तो क्या तब भी उसे राजयोगों का लाभ नहीं मिलेगा? राजयोग का क्या मतलब? आप फिर से ध्यान रखिएगा, यहां मैं ज्योतिषीय शब्द बोल रहा हूं। राजयोगों का मतलब कि जो हमारे आम जीवन की चाहतें होती हैं, यही राजयोग है। जवाब है मिल सकता है, लेकिन बहुत कम। कारण है किसी भी तरह की सफलता को प्राप्त करने के लिए उसका मूल सूत्र क्या है? अखंड प्रयास। यही एकमात्र मूल सूत्र, दूसरा कोई सूत्र ही नहीं है। मैं हमेशा कहा करता हूं, हमारे जीवन में भाग्य का जो प्रतिशत है वो मात्र 1 है, 99% कर्म है। यह अलग बात है कि उस 1% वाले को अगर देखें तो वो सदैव 99 पर भारी पड़ जाता है। वो 1% इतना भारी है कि सदैव 99 उसके नीचे आ जाते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। परंतु निसंदेह हमारे हाथ में जो है वो 99% ही है। हमारे हाथ में बस वही है, वो 1% हमारे हाथ में नहीं है, या है भी हमारे द्वारा ही बनाया हुआ है, तो वो पूर्व का है, इस बार का नहीं है। अखंड प्रयास, निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। अब एक बार सफलता न मिले तो दूसरी बार करिए, दूसरी बार न मिले तो तीसरी बार करिए। अर्थात बार बार किया जाने वाला प्रयास ही व्यक्ति को सफल बनाता है। अब जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश के कमजोर होने के कारण ऐसा जातक, उसको एक बार अगर आप प्रोत्साहित करके भले ही काम करने के लिए, प्रयत्न करने के लिए आगे बढ़ा दीजिए, लेकिन उसके मन में वो संपूर्ण महत्वाकांक्षा जागृत ही नहीं होगी।
और अगर संपूर्ण महत्वाकांक्षा जागृत ही न हो तो किसी के पुशअप से वो आगे बढ़ भी जाए तो वो एक बार प्रयास करेगा, लेकिन दूसरी बार तीसरी बार वो छोड़ देगा। फलतः उसके सफल होने में संशय है। मैं ये नहीं कह रहा कि सफल हो ही नहीं सकता, बहुत से ऐसे भी उदाहरण हैं कि लग्न और लग्नेश के कमजोर होने के बावजूद वो सफल हुए हैं, लेकिन संशय है। अब आज के जरा विषय को समझिए, ये तो भूमिका हुई, अब जरा विषय समझिए। जन्म कुंडली के 12 भावों को आप 5 भागों में विभक्त कर दीजिए। अब ये 5 भाव कौन कौन है? तो पहले भाग में आपको चारों भावों को गिन लेना ही अत्यंत श्रेष्ठ है। जन्म कुंडली का पहला जो भाग है, मैंने कहा 5 भागों में विभक्त करिए, तो पहला जो भाग है वो केंद्र के चारों घर है। दूसरा जो भाग है वो तीनों त्रिकोण अर्थात लग्न, पंचम और नवम। लग्न को त्रिकोण की भी संज्ञा प्राप्त है, अतः लग्न पहले भाग में भी आएगा और दूसरे भाग में भी आएगा। तीसरे भाग में दूसरा और 12वां भाव आता है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा जी विषय को। तीसरे भाग में दूसरा और 12वां भाव आएगा, तो वहीं चौथे भाग में तीसरा, छठा और 11वां तीसरा, छठा, 11वां भाव आएगा। और 5वें भाग में सबसे आखिर में, यानी 5वें भाग का मतलब है सबसे कमजोर, अष्टम भाव आएगा। मैंने 5 भागों में आपके कुंडली के 12 भावों को बांटा, जिसमें सर्वश्रेष्ठ कहा केंद्र के चारों घर। फिर इसके पश्चात दूसरे नंबर पर, यानी घटते क्रम में, तो घटते क्रम में जाने तो फिर 3 भाव मैंने गिनाए, लग्न, पंचम और नवम। और इसके बाद फिर उससे नीचे आए तो दूसरा द्वादश, द्वितीय द्वादश, उससे नीचे आने पर त्रिखंड आए, 3, 6, 11, और आखिर में गिनाया 5वें भाग में अष्टम भाव को, जो कि कमजोर है। अब आप अपने जन्म कुंडली में जरा लग्नेश की स्थिति को देखिए, वो किस भाग में बैठा हुआ है। जी हां, अब आप देखें कि आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश इन 5 में से किस भाग में जाकर के बैठा है। केंद्र के चारों घरों में बैठा है, तो आप जानते हैं कि पहले भाग में बैठा हुआ है, काफी मजबूत है, ये काफी मजबूत स्थिति है। त्रिकोण में बैठा है तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि त्रिकोण में भी बैठना केंद्र त्रिकोण राजयोग बना देता है। अब यहां प्रश्न खड़ा होता है कि मैंने जब कहा कि तीसरे भाव में देखिए, तो तीसरे भाव में कहा कि लग्नेश संभव है कि द्वितीय भाव अथवा द्वादश भाव में बैठे हों। अब यहां एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। कैसा प्रश्न? कि आप अपने ही कार्यक्रमों में कहते हैं कि जन्म कुंडली का 12वां भाव अगर यहां लग्नेश बैठ जाए तो यह अवयोग है, त्रिक भाव है, दुनिया भर के सभी लोग जानते हैं। जबकि आपने तीसरे और 11वें भाव को छोड़ दिया, जबकि तो काफी अच्छे भाव हैं, आपने उससे अच्छा तीसरे नंबर पर 12वें भाव को रखा। जी हां, यह समझने वाला प्रश्न है, यह प्रश्न समझने वाला है। तीसरा और 11वां भाव अगर देखें तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि क्यों यहां पर इसको चौथे नंबर पर रखा गया। लग्नेश यदि तीसरे भाव में जाकर के बैठ जाए या तीसरे भाव का स्वामी, चाहे एक सूत्र यहां ध्यान से समझिएगा, केवल ये जो 5 भाग में मैंने जन्म कुंडली के 12 भावों को बांटा है, यहां केवल लग्नेश को मत देखिए, इन भावों के, यानी मान लिया जाए कि मैंने 5वें भाग में अष्टम भाव को रखा है, या हर भाग के स्वामी का लग्न से भी संबंध जोड़ करके आप इस सूत्र को समझते चलिए। तो लग्नपति यदि तीसरे में या तीसरे का स्वामी यदि लग्न में हो तो ये मैं इसको चौथे नंबर पर ही रखूंगा, ये तीसरे नंबर पर कभी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जातक के जीवन से संघर्ष से उसका पीछा कभी छूटता ही नहीं है। 11वां भाव तो अच्छा है, उसको आपने क्यों पीछे छोड़ा? इसके पीछे का तर्क जान लीजिए। छठे से छठा होने के कारण जन्म कुंडली का लाभ भाव भी अच्छा नहीं माना जाता, ये रोग का कारक है निसंदेह। लग्नेश लाभ में हो या लाभेश लग्न में हो तो जातक के जीवन में धन की कमी नहीं होती, परंतु रोगी हो और धन हो, इस धन का क्या मतलब? ये धन किसी काम का नहीं है, इसीलिए ये तीसरे नंबर पर ना आकर के चौथे नंबर पर भाव आता है। तो फिर द्वादशेश अच्छा कैसे हो गया? द्वादश भाव भी तो व्यय का भाव है और त्रिक भाव में गिना जाता है, उसको बुरा भाव ही माना जाता है। असल में इसे दोनों ही तरफ से आपको समझना होगा। आप अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से 12वें भाव को समझना चाहते हैं तो, और सांसारिक दृष्टिकोण से 12वें भाव को समझना चाहते हैं तो, 12वां भाव असल में व्यय का भाव है, मुक्ति का भाव है। और जन्म कुंडली में चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण आप रखें या सांसारिक भौतिक, आप दोनों ही अवस्थाओं में एक चीज सदैव मानेंगे कि जहां मुक्ति है वहीं प्राप्ति है। जहां मुक्ति है वहीं प्राप्ति है। शरीर से मुक्ति मिलेगी तो नया मिलेगा, कुछ रिश्ते छूटते हैं तो फिर नए रिश्ते जुटते हैं। यानी
प्राप्ति के अर्थ में ये 12वां भाव सहयोगी होता है, कुछ जाएगा तो कुछ आएगा। इसीलिए 12वां भाव उतना बुरा नहीं है अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें। तो फिर अगर देखा जाए तो भौतिक और सांसारिक दृष्टिकोण से अष्टम भाव को, याद रखिएगा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैं अष्टम को नहीं गिन रहा हूं, क्योंकि हर व्यक्ति, हर एक आम व्यक्ति, मेरे जैसा जो हम आम लोग हैं, हम अपने आप को सामान्यतः देखें तो हमें भौतिक चीजें ही चाहिए, बहुत हद तक हम आध्यात्मिक नहीं है। इसलिए अष्टम भाव को 5वें नंबर पर रखा गया। जन्म कुंडली में जब भी लग्न का स्वामी अष्टम में आ जाए, अष्टमपति लग्न में चले जाए, तो यह सबसे ज्यादा खराब स्थिति उत्पन्न हो जाती। यहां से सबसे ज्यादा परेशानी जातक के जीवन काल में परेशानियां निरंतर बनी रहती हैं। लग्नेश अष्टम में हो तो जातक के स्वास्थ्य कमजोर हो, जातक के जीवन में असफलता का उसको सदैव सामना करना पड़े। अब इसमें भी एक और तथ्य आप समझिए कि यदि लग्नेश अष्टम में गए तो जो स्वास्थ्य में परेशानी है वो तो है ही, अष्टमेश यदि लग्न में चले गए और कहीं किसी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं हुए, शुभ ग्रह से दृष्ट हुए तो प्रभाव थोड़ा कम, दुष्प्रभाव थोड़ा कम, और यदि पाप ग्रह से दृष्ट हो गए तो जातक की तकलीफ, परेशानी आजीवन बनी रहेगी, वो समाप्त होने का नाम ही नहीं लेगी। प्रिय दर्शकों, यहां एक और तथ्य मैंने आपको अपने कार्यक्रम में बताया था कि लग्नपति जब अष्टम में जाकर के बैठते हैं तो ऐसा जातक कहीं ना कहीं गुप्त सा रहने लगता है। उसके स्वभाव में, उसके व्यक्तित्व में गुप्तता आ जाती है, छुपा हुआ। और अष्टमेश लग्न में बैठे तब भी एक चीज उसके जीवन काल में दिखने को मिलेगा। तो इसका एक मतलब तो यह भी है कि ऐसा जातक बहुत ज्यादा प्रकाश में नहीं आ सकता। हमारे जीवन में एक चीज हमें सबसे ज्यादा चाहिए होता है कि पहले हम पैसे के पीछे भागते हैं, साथ ही साथ जब पैसा हमारे पास आ जाता है, पेट हमारा भर जाता है, तो हम नाम के पीछे भागने लगते हैं। तो नाम चाहिए ही चाहिए होता है, ये गुप्त बना देता है। तो अगर आप बिल्कुल संन्यासवत जीवन जी रहे हैं, सन्यासी वाला आपका स्वभाव है, जीवन है, तब तो आप अष्टम के भी ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परंतु बाकी के हम जैसे गृहस्थाश्रमियों के जीवन में देखें तो लग्नेश का अष्टमस्थ या अष्टमेश का लग्नस्थ होना ये परेशानी की सूचना है, कष्ट जीवन काल में बना रहता है। 5 भागों में आज मैंने आपको भाव को विभक्त करके समझाया। आशा करता हूं आज का ज्योतिषीय जो कार्यक्रम था आपको समझ में आया होगा, आनंद दिया होगा और आज का ये विषय आप याद कर लेंगे। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।